नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है लाइट मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अगर आप में जो भी वेस्ट बंगाल या उड़ीसा के रहने वाले हैं तो कृपया सावधान रहें। और हमारा जो थंबनेल में आपको दिख रहा होगा यह एम्फन तूफान के बारे में है। एम्फन तूफान जिसका कि मतलब होता है एम्फन, एक्चुअली यह थाईलैंड के लोगों ने दिया था। ये होता है अम्पन जिसका मतलब होता है स्काई। तो आप अगर वहाँ के हैं वेस्ट बंगाल के या उड़ीसा के तो कृपया सावधान रहें। बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। हु कुड बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिलियनियर बाई 2026 एज पर ए न्यू रिपोर्ट। तो आपको पता है वर्ल्ड में अभी कोई ट्रिलियनियर नहीं बना है, मीन्स जो भी है बिलियंस में ही है। तो जो पहला ट्रिलियनियर बन सकते हैं वह है जेफ बिजोस। जेफ बिजोस अमेजॉन के फाउंडर एंड सीईओ हैं। अमेजॉन जो है वह स्पेस में ब्लू ओरिजिन, स्पेस फ्रंटियर में इसकी ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी है। वहीं अगर एक तो ई कॉमर्स में amazon.com आपको पता ही है, उसी तरह यह हेल्थ केयर सेक्टर में भी जाना चाहता है। फिर इंटरटेनमेंट में अमेजॉन प्राइम है। तो लगभग हर एक सेक्टर में अमेजॉन का वर्चस्व है और इस कारण जेफ बिजोस आने वाले टाइम में फर्स्ट ट्रिलियनियर हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। विच नेशन हैज़ अनवील्ड ए न्यू टैरिफ रेजिम। तो सबसे पहले टैरिफ क्या होता है। सो कोई भी कंट्री अगर दूसरे कंट्री में अपना कमोडिटी भेजती है तो उस कमोडिटी पे वो कंट्री टैरिफ लगाती है। मीन्स टैरिफ एक टाइप का टैक्स होता है। जैसे हम अगर पाकिस्तान में मान लो आप मसाले भेजते हैं तो पाकिस्तान उस मसाले पर टैरिफ लगा सकता है। अगर 10% लगाता है टैरिफ तो 10% महंगा बिकेगा। ठीक है, कुछ उस तरह। तो यूके ने क्या किया है, इसका सही आंसर है यूके। यूके में चुनाव होने वाले हैं अगले साल। तो उसने क्या किया कि यूएस से जितने भी कमोडिटी आती है और ब्रसल्स बेस्ड ब्लॉक, मतलब कि ईयू का हेडक्वार्टर है ब्रसल्स बेल्जियम में। ब्रसल्स बेल्जियम, ओके। ईयू में लगभग 27 कंट्रीज हैं, 27 के आसपास इसमें देश है। आपको यह याद रखना है। तो इनके साथ इसने क्या किया कि 2% टैरिफ रिड्यूस कर दिया, 2% से टैरिफ रिड्यूस कर दिया। तो इसने एक नया रेजिम लाया है जो कि अन्य कारण भी इसके हैं, चुनावी नज़र से भी देखा जा सकता है, प्लस यूएस और यू के साथ अलायंस रखने के नज़रिए से। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड हाउ मेनी सिटीज़ एज 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज। इसका आंसर है 6 शहरों को गार्बेज फ्री के नाम से घोषित कर दिया गया है। और इसमें साउथ इंडिया का एकमात्र शहर है जो कि है मैसूरू। बाकी एक तो ये मैसूरू हो गया जो कि साउथ इंडिया से है। बाकी जो 5 है आप नाम याद रखना। एक है अंबिकापुर, फिर राजकोट, ये तीसरा हो गया। चौथा अगर देखें तो एक है सूरत, फिर इंदौर और एक नवी मुंबई। तब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये 6 जगह है जिनको मिला है 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज का नाम। विच बैंक बिकम्स फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू अलाउ वीडियो KYC। तो वीडियो KYC एक्चुअली कोविड के कारण जो KYC का फुल फॉर्म होता है वह है नो योर कस्टमर। तो वीडियो KYC लाने वाला पहला बैंक बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक। तो अभी कोविड के कारण कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है तो KYC करने में ताकि कोई आसानी हो, इसलिए यह वीडियो KYC कंसेप्ट आया है। जो कोटक बैंक है यह लगभग सभी चीज़ में डील करती है, चाहे वह पर्सनल फाइनेंस हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो या फिर वेल्थ मैनेजमेंट हो। ओके, ये सारे चीज़ में कोटक डील करती है। कोटक के जो MD एंड CEO अभी वह हैं उदय कोटक। नाम याद रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अभी इसके जो मेन जो कार्यकारी जो CEO है, ये तो चेयरमैन एंड फाउंडर हो गया, और CEO है जो इसके कार्यकारी है वह है प्रकाश आप्टे। ठीक, और कोटक के बारे में एक और आपको बात बता दें, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, आप याद रखना कि 2015 में इसने ING वैश्या को एक्वायर किया था। ठीक, और एक्वायर किया था लगभग $2 बिलियन में, $2 बिलियन
मतलब कि लगभग 15,000 करोड़ के आसपास में इसने एक्वायर किया था 7% स्टेक देके। ये जानकारी आप याद रखना, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप बता सकते हो। विच स्टेट लॉन्चेस चरण पादुका कैंपेन फॉर माइग्रेंट लेबरर्स। तो बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर हैं जो कि अब घर जा रहे हैं माइग्रेंट लेबर्स, क्योंकि शहर में उनको काफ़ी परेशानियां आ रही है, रेंट नहीं दे पा रहे हैं, प्लस खाने को मोहताज हैं, तो वह अपने अपने स्टेट जा रहे हैं। तो उनको इज्जत से बुलाने के लिए एक चरण पादुका स्कीम जारी की गई है, और इसी कारण एमपी ने किया, मध्य प्रदेश ने। और इसी कारण चूँकि शहर में तो अभी नौकरी है नहीं, तो फिलहाल तो मनरेगा के तहत पहले ही 60 करोड़ मनरेगा में घोषित किया गया था, और इसमें 40,000 करोड़ एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए हैं, और पूरा यह अब 1 ट्रिलियन हो गया है, 1 लाख करोड़, ताकि गांव में आसपास ही जॉब दिए जा सके। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, अभी 1 ट्रिलियन रुपये नहीं देती है, तो क्या होगा कि वह इलीगल मनी लेंडर, आप समझना मैं इलीगल बोल रहा हूँ, 2 तरह के मनी लेंडर होते हैं, एक होते हैं रजिस्टर्ड मनी लेंडर और दूसरे होते हैं इलीगल मनी लेंडर। तो इलीगल मनी लेंडर के चक्कर में फंस जाएंगे और फिर प्यारे छोटे छोटे किसान, जैसा कि मैं अपने महाराष्ट्र में देखा। महाराष्ट्र में क्या हुआ कि एपीएमसी जो होती है उसने अनाज खरीदा नहीं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, उसने अनाज खरीदा नहीं, जिसके कारण एक तो अनाज सड़ गए, अब किसानों के को दाम नहीं मिला उचित। तो अब किसान क्या करेंगे, वह मनी लेंडर से पैसे लेंगे, और जो प्रिंसिपल अमाउंट जो मूढ़ बोलते हैं वो तो चुकाना बाद की बात है, इंटरेस्ट देते देते हालत ख़राब हो जाती है और सुसाइड की नौबत आ जाती है। इसी कारण नरेंद्र मोदी सरकार, जब मोदी जी की जो फर्स्ट सेशन था 14 से 19, उसमें उन्होंने मनरेगा को के बारे में काफ़ी बड़ा भला बुरा बोला, बट अभी टाइम है कि लेबर की सोचने के लिए, और मनरेगा में इन्होंने पैसे बढ़ाया है, तो एक काफ़ी अच्छा कदम है। और अब 1 ट्रिलियन हो गया, तो यह लगभग जीडीपी का अगर आपसे पूछे तो 1 ट्रिलियन रुपया मीन्स 1 लाख करोड़ जो भी मनरेगा के लिए रकम है, यह भारत की जीडीपी का 0.45% है। तो आप यह प्यारी प्यारी जानकारी आप याद रखना, बहुत ही मज़ा आएगा एग्जाम में आपको। विच बिकम्स फर्स्ट मेजर स्पोर्ट्स इवेंट टू रेज्यूम पोस्ट कोविड-19 लॉकडाउन। तो सबसे पहला जो स्पोर्टिंग इवेंट है लॉकडाउन के बाद, आखिर वह कौन है? तो जी हाँ साथियों, यह है फुटबॉल का, क्या बता सकते हैं, यह है बुंडेसलीगा, BUNDESLIGA, बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग। और यह जर्मनी की टॉप प्रीमियर लीग है। आपको बता दें, इस टूर्नामेंट में जो अब तक के टॉप गोल स्कोरर रहे हैं गर्ड मुलर, इन्होंने लगभग 350 के आसपास इन्होंने गोल कर रखा है। तो बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। अब आ ही गया वो क्वेश्चन तूफान वाला, नेम द साइक्लोन, चक्रवात वाला। नेम द साइक्लोन दैट हैज बीन इंटेंसिफाइड इनटू सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा कोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड। तो आपको तो पता चल ही गया होगा अब तक, यह है एम्फैन, जो कि थाईलैंड ने नाम दिया था। आपको बता दें इसका नामकरण कैसे होता है, काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों को। 2 संस्थान है, एक है WMO और एक है ESCAP। तो ये जो WMO हो, ये आपको पता होगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यह यूनाइटेड नेशन के द्वारा स्थापित की गई है। ओके, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वहीं ये ESCAP है, तो ये तो UN ने किया है, और ये जो है यह है एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है, तो इन लोगों की कमेटी जो होती है वह लिस्ट देती है एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज को नाम डिफाइन करने के लिए। तो इस पैनल में काफ़ी कंट्रीज थे, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, इस टाइप के देश। इन्होंने नाम सजेस्ट किया, उसमें 64 नाम सजेस्ट किए गए थे। इन सारे नामों में जो आखिरी नाम है वही है एम्फैन, जो अभी आया है, और इसको थाईलैंड ने दिया था, 2004 में इसका नामकरण किया था। और इसका मतलब है स्काई, एम्फैन का मतलब स्काई होता है। और इससे जो पहले लास्ट साइक्लोन आया था, आपको पता होगा, वह था फैनी, बांग्लादेश में आया था। फैनी का मतलब होता है स्नेक, चूँकि फैनी है, फनी मीन्स फन, तो स्नेक का हुड होता है जो फैला होता है, तो वहाँ से लिया गया है। और अभी जो चक्रवात है एम्फैन, इसको सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म में कैटेगरी में रखा गया है।
अगर हम सुपर साइक्लोनिक के कैटेगरी की बात करें, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म, तो जब विंड की स्पीड जो होती है, एक तो है कि विंड का क्राइटेरिया है कि 3 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक, 3 मिनट से ऊपर तक हवा बहना चाहिए, और लगभग वो जो स्पीड है वह लगभग 220 या 221 बोल दीजिए किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होना चाहिए स्पीड, तब इसे सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलते हैं। इससे कम होता है तो फिर साइक्लोनिक आ जाता है, उससे कम होता है तो फिर डिप्रेशन में चला जाता है। बेसिकली 3 ही होते हैं। तो ये कुछ जानकारियाँ थी। अगर आप अगले स्लाइड पे देख सकते हैं, यह इमेज है जो WMO से लिया गया है। अब इसमें देख सकते हैं यह एरिया किस तरह चक्रवात यहाँ पे बन रहा है। बेसिकली काफ़ी टाइम से समुद्र के ऊपर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने के कारण काफ़ी प्रॉब्लम आ गया है। तो खैर यह सब गुजर जाएगा, निकल जाएगा बेहतर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बीइंग हेल्ड वर्चुअली इन डैश ऑन मई 18 एंड 19। तो जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुआ, आपको पता है यह WHO ऑर्गेनाइज करवाती है, और इस बार इसका चेयरपर्सन जो था वह इंडिया था। और इंडिया जब चेयरपर्सन था तो इंडिया की तरफ से जो इसमें पार्टिसिपेट किए वह थे भारत के मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन, चांदनी चौक से जो MP है। ओके, तो यह जो समिट हुआ यह था जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, क्योंकि WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा है। आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने 4 पन्नों का अल्टीमेटम दिया WHO को कि यह जांच करे कि कोरोना आखिर आया कहां से। अगर 30 दिन के अंदर यह रिपोर्ट नहीं दे पाते हैं तो US इनका जो फंडिंग है वह बंद कर देगा। और WHO में चाइना ने बोला कि वह विश्व को लगभग $2 बिलियन रुपए देगा कोविड से लड़ने के लिए। तो ये तो खैर कुछ नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए वैक्सीन हैज जनरेटेड एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोरोना वायरस इन द फर्स्ट फेज, नेम द फर्म विच हैज मेड दिस हैपन। तो पहले ही फेज में काफ़ी अच्छी सफलता मिली है US की कंपनी मॉडर्ना को। मॉडर्ना ने बेसिकली क्या किया कि RNA इंजेक्ट किया, मैसेंजर राइबोलिक न्यूक्लिक एसिड। तो उसने पाया कि जो भी पेशेंट रिकवर होते हैं उनके शरीर में जितनी भी एंटीबॉडीज होती है वैसा ही एंटीबॉडीज किसी को जब mRNA इंजेक्ट किया गया तो वैसा ही मिला। तो काफ़ी बढ़िया है। बेहतर है कि आगे या और सक्सेसफुल अगले फेज में भी पाए, तो फिर यह वर्ल्ड वाइड इसको मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के तहत, सप्लाई चेन के तहत इसको पूरे देश में फैलाया जा सकता है। अगर US की बात करें तो US ने ऑपरेशन वार्प स्पीड चला रखा है, WARP स्पीड, ताकि दुनिया में सबसे पहले यह वैक्सीन का खोज कर सके और विश्व शांति स्थापित कर सके और अपना वर्चस्व फिर से कायम कर सके। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड ₹20,500 crore टू हेल्प फार्मर्स इन खरीफ ऑपरेशन एंड प्री मानसून प्रिपरेशन। तो जो 20,500 रुपये दिए हैं वह है, अगर किसानों को दिया गया है तो जाहिर सी बात है नाबार्ड ने ही दिया होगा। आपको पता है साथियों, अभी हाल में जो तीसरा ट्रांच में जो निर्मला सीतारमण ने बोला कि उन्होंने लगभग 30,000 करोड़ वर्किंग कैपिटल नाबार्ड का बढ़ाया है, और पहले से ही 60,000 करोड़ इसके पास था। तो अब लगभग टोटल वर्किंग कैपिटल नाबार्ड का 90,000 करोड़ से ऊपर हो गया है। ठीक, तो अब ये 90,000 करोड़ लगभग यह रिफाइनेंस कर सकता है नॉर्मल रिफाइनेंस रूट के थ्रू। नॉर्मल रिफाइनेंस रूट नाबार्ड के पास क्या क्या है? बेसिकली 3 है। एक तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। भारत में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की संख्या कितनी है साथियों, आप बता सकते हैं? यह है 33। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की संख्या बता सकते हैं कितनी है? कोई बात नहीं, आप याद रखना, यह है 351। और जो तीसरा रूट है रिफाइनेंस करने का वह है आरआरबीज। आप क्या गेस कर सकते हो? कोई बात नहीं, आप याद रखना, यह है 43। ठीक है दोस्तों, तो यह पैसे इन्होंने इसलिए दिए हैं कि जो भी खरीफ मीन्स गर्मी में जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं उसके लिए और प्री मानसून की तैयारी के लिए। ठीक है, अगर ये जब सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद फिर यह पैसे देंगे रबी क्रॉप्स के लिए। ये सारी जानकारियाँ थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे।
इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट डेज कौन कौन से हैं, यहाँ मेंशन किया गया है। तो आप इस स्लाइड को ऊपर पढ़ ले, काफ़ी फ़ायदा होगा। तो यह थे आज के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबा दें और इन्जॉय करें, ठीक। और हमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए लाइव फीचर्स के लिए, तो इसे कृपया शेयर भी करें। कोई भी सुझाव हो hi@lightboard.in पे हमें बताएं। सी यू सून। जाते जाते आपको हम छोड़ जाते हैं एम्फन तूफान के एक वीडियो से। आखिर यह एम्फन साइक्लोन किस तरह आया है, तो आपको मज़ा आएगा, आप कृपया देख लो। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि एक पाम ट्री में आग लग गई है। प्रचंड झड़ বৃষ্টি। এই গোরাদা, আরে এখানে আমাদের দাওয়ানো কি ঠিক হচ্ছে? ওই ঘরের মধ্যে যাই, চলো ওই ঘরের মধ্যে। ঘর খোলা আছে কি দেখো দেখি। আচ্ছা, উপরে ছাদটা শক্ত আছে? এইটা স্যার চলে এসেছে। কি কি চলে এসেছে? ওই আগুনটা। आप देख रहे हैं दोस्तों, তোমার অত ভালো কি করে আসছে ছবি? ये देखिए। तो ठीक है साथियों, आप सुरक्षित रहें और लाइट मोड के साथ इसी तरह अपनी तैयारी करते रहें और एग्ज़ाम में सक्सेस जल्द से जल्द पाएँ। बाय बाय।